लेकिन पहले सास बहू सेंसेक्स में जो जो आज जुड़ रहे हैं सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। हमें दिल्ली जाना है, हमें पश्चिम बंगाल के रायगंज जाना है और हमें मुंबई आना है। सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। आप सबको गुड आफ्टरनून। सबसे पहले दिल्ली जा रहा हूं, दीक्षा जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। दीक्षा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। हेलो। दीक्षा मैम, कितना समय हो गया शेयर बाजार से जुड़े हुए? कैसी रही जर्नी आपकी? मुझे 2 साल हुए हैं अभी। ज्यादा टाइम पहले से तो स्टार्ट नहीं किया है, बट हाँ मैं सीख रही हूँ और काफी अच्छा रहा है। काफी अच्छा रहा है, अर्निंग्स भी सीख काफी रहे अच्छी हो। रही। सीखते सीखते अच्छा रहा है तो बहुत ही अच्छी खबर। जब सीख जाओगे तो कमाल कर दोगे आप। दीक्षा मैम, पहली क्वेरी कौन सी राजेश सर के लिए? अच्छा, मैंने फ्यूजन आईपीओ भी कुछ दिन पहले अप्लाई किया था और मुझे अलॉटमेंट मिली थी। सो मैंने फ्यूजन के 20 शेयर्स तो सेल कर दिए थे, बिकॉज मार्केट उस टाइम पे थोड़ा अच्छा प्रिडिक्शन नहीं था इसका पॉजिटिव जाने का। बट मैंने 20 शेयर्स रखे हुए हैं और मैं वो वेट कर रही हूँ कि अभी मैं सेल करूं या फिर शुड आई होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस आईपीओ में लिया था। आईपीओ में लिया था तो 368 होगा एक्विजिशन प्राइस, है ना? यस। हाँ, तो ये तो बढ़िया कर गया। 368 वाला अभी भी 400 के आसपास खड़ा हुआ है। या इट्स 401। हाँ, और मुझे याद पड़ता है जब इसके मैनेजमेंट से या जब इस समय जिस समय ये आईपीओ कवर कर रहा था तो लार्जली वो राजेश सर माइक्रो फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस वो बीमारू स्टेट जो बेल्ट कहते हैं उसमें दबदबा तगड़ा था इनका। कैसा खड़ा नजर आता है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस? मार्केट्स की इस वोलेटिलिटी के बीच में मैं उस आईपीओ में अभी भी पैसा बना ही रहे हैं, पैसा बन ही रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। होल्ड करने वाला स्टॉक है जो इस तरह के प्रेशर में भी डटा खड़ा हुआ है, या मुनाफा बांधना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि कंपनी का कामकाज अच्छा चल रहा है, बावजूद इसके कि जैसा आपने कहा बीमारू क्षेत्र में है, लेकिन बावजूद उसके नंबर्स ठीक ठाक आए थे, वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं। मैं समझता हूँ इन्हें कम से कम 430-440 के लिए बने रहना चाहिए और 430-440 जब आता है तो वहाँ पे मुनाफा वसूली कर लें। तो होल्ड करना। अच्छा, बीमारू से मेरा मतलब वो बिहार, वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, वो बेल्ट जो थी उसको कहा जाता था। पर ये बेसिकली उन स्टेट्स में, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा पकड़ है, सबसे ज्यादा वहां से मोबिलाइजेशन है इसका, इसीलिए वो कहा जाता है उस पॉकेट में फोकस। लेकिन बढ़िया रहा है, आप होल्ड करिए फॉर द टाइम बीइंग मैम। अगली क्वेरी के लिए लौटता हूं आपके पास। पश्चिम बंगाल के रायगंज से सुधा मैम स्क्रीन पे। सुधा मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। नमस्ते सर। हाँ, ये राजेश सर, रायगंज कितनी दूर है कोलकाता से? मेरे ख्याल से 10-11 घंटे की जर्नी है सर। तो दूर है मामला। सुधा मैम, कब से शेयर बाजार से जुड़े हो आप? हाँ सर। कितने साल हो गए शेयर बाजार में? कितना समय हो गया? सर मेरे को तो काफी साल हो गए, 8-10 साल हो गए करते हुए, मगर ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया अभी तक। क्यों? सर अभी आपसे सीएनबी से थोड़ा सा सुन के थोड़ा बहुत अभी इन्वेस्ट ज्यादा करना शुरू किया है। तो आपने 14 साल पहले, 15 साल पहले क्यों नहीं सीएनबीसी को सुना? हाँ सर, सुनते थे मगर करते नहीं थे इन्वेस्ट आपका। अच्छा, तो फिर कैसे करते हो मैम? 10 साल से हो, पैसा नहीं कमाया, फिर भी डटे हो, ये अच्छी बात है। पर आपका अप्रोच क्या है? खुद ने 10 साल में कुछ पढ़ना शुरू करा, समझे, टेक्निकल फंडामेंटल कुछ परखते हो स्टॉक्स को? हाँ, थोड़ा बहुत अब सब थोड़ा पढ़ते हैं और थोड़ा बहुत आप लोगों को फॉलो करते हैं। अब किसी दूसरे की राय नहीं लेते हैं, आपकी राय लेते हैं और खुद की राय लेते हैं। नहीं तो अच्छा, जब भी राय देते हो, आई एम श्योर टेक्निकल ज्यादा राय देते हैं चैनल पे, और आप स्टॉप लॉस वगैरह लगाते हो ना सब? हाँ सर, थोड़ा कम लगाते हैं। थोड़ा कम मतलब कुछ में लगाते हो, कुछ में नहीं लगाते? नहीं। नहीं, फिर फॉलो करना है अगर, तो फिर एक्सपर्ट्स को अगर फॉलो करना है, अपनी खुद की स्टडी नहीं करनी, तो जो कह रहे हैं प्रिसाइसली वैसे ही एक्ट करना है मैम हमको। हाँ सर, इसीलिए तो आप लोगों को फॉलो करते हैं। सुधा मैम, पहला सवाल कौन सा? हाँ सर, मेरा डिक्सन टेक्नोलॉजी लिया हुआ है सर। हाँ, 4150 रुपया में 25 शेयर है। और लंबी अवधि के लिए लिया था? हाँ सर, लंबी अवधि के लिए लिया था। तो इसको सर एवरेज करें क्या? बहुत गिर गया है। बात सही है, बात सही है। और ये चमकता सितारा था शेयर बाजार का उस समय का जब आपने लिया था, है ना? सब इसी की बात करते थे, राज्य था कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्पेस का। पर राजेश सर,
ये राजा जितने थे शेयर बाजार के उस समय के, अनरीजनेबल वैल्यूएशंस पे ट्रेड था, अनजस्ट वैल्यूएशंस पे, और मेरे ख्याल से और कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच थे, और अब कुछ साइंस ऑफ स्लो डाउन एविडेंट है इनके धंधों में भी। ऐसे में डिक्सन क्या एवरेज, पहले तो कंपनी कैसी लगती है लॉन्ग टर्म के लिए, और अगर मैं ऊपर फंस गया हूं तो क्या ये एवरेजिंग का समय आ गया है डिक्सन को लेकर या नहीं? आशीष जी, मैंने पहले भी इसमें निकल जाने की सलाह दी हुई है, सास बहू में ही एक दो बार, जहाँ तक मुझे याद आता है। अगर आप देखो तो कंपनी ने अपनी रेवेन्यू की गाइडेंस कम करी, 12,000 करोड़ कर दी 15,000 के सामने। मोबाइल के जो बिजनेस है उसके शिपमेंट में स्लो डाउन आया है, और FY24 तक की भी अभी जो रेवेन्यू गाइडेंस है वो क्लियर नहीं है, जो कि उन्होंने कहा है मार्च में देगी। ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि बहुत जल्दबाजी में वहाँ पर कोई बहुत उछाल आएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे और नया पैसा तो डालना चाहिए। और जो वैल्यूएशन की बात करी ना, अभी आप समझो कि 4150-4200 के ऊपर के लेवल्स के इनके लिए हुए हैं, और आज 2600 के आसपास खड़ा है। उसके बावजूद अगर वैल्यूएशन देखें तो पी इस वक्त भी 68-70 की पी पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है अभी भी वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड हैं, तो इन्हें तो उछाल में निकलने की ही सलाह रहेगी। उछाल में मतलब अब मुझे बहुत लॉस हो रहा है, इन्हीं लेवल्स पे निकलूं, किन लेवल्स पे? आपको क्या लग रहा है? बाउंस, उछाल मतलब कोई बाउंस आने वाला है या फिर वेट करना गलती हो जाएगी? देखिए, ऐसा है कि लास्ट कई महीनों से रेदर हफ्तों से भी ज़्यादा रेदर महीनों से बाजार एकदम स्टैग्नेंट कर रहा है, एक टाइम वाइज करेक्शन कंसोलिडेशन के मोड में है। तो यहाँ से थोड़ा सा बाजार में सुधार आता है, तो मुझे लगता है ये स्टॉक आपको करीब 3,000 के आसपास दिखेगा, 3,3200, वहाँ पे निकल जाएं, जो भी लॉस है वो ले लें। अरे बाप रे, लॉस अच्छा खासा होगा मैम। मैं एक काम करूंगा, राजेश सर से एक स्टॉक बढ़िया लूंगा, जाते जाते जब ये लॉस बुक करेंगे तो कौन से दिग्गज स्टॉक में पैसा लगाया जाए, वो रुकिए उसके लिए आप। मुंबई से केतकी जोशी स्क्रीन पे। केतकी मैम, गुड आफ्टरनून। केतकी मैम, आपका पहला सवाल कौन सा मैम? बहुत हल्की आवाज आ रही है, लेकिन आपने शायद कहा काकटिया सीमेंट्स के 500 शेयर है ना? 395 दिखाइए इधर क्वेरी, 395 पे 500 शेयर काकटिया के, तो लख रखा है लंबे से, और ये तो साल के लोस के आसपास मेरे ख्याल से आके काकटिया खड़ा हुआ है, साल के लोस पे खड़ा है। ऑफलेट घाटे कर रही है ये कंपनी, ऐसे में देख रहा था। पिछले साल 9 महीने में 24 रुपए का EPS, इस साल के पहले 9 महीने में 6 रुपए का घाटा, निगेटिव EPS। इस तरह से तस्वीर बदल गई है इसकी। क्या करना है राजेश सर? काकटिया मेरे लिए हुए से तो ये कितने पे लिया इन्होंने? 400, आधे से ज्यादा उड़ चुका है राजेश सर, क्या करना है? देखिए, निकल जाने की सलाह रह गया है। कंपनी के ऑपरेशंस बहुत छोटे हैं, 2,97,000 टन पर एनम की सीमेंट की कैपेसिटी है, और 3200 TCD शुगर की कैपेसिटी है। 150 करोड़ का सालाना रेवेन्यू है, और बहुत नेग्लिजिबल प्रॉफिट आते थे, वो भी इस बार 9 महीने में 4 करोड़ के आसपास का लॉस है। ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि यहाँ कोई बढ़त बहुत जल्दबाजी में नज़र आएगी। मेरे हिसाब से यहाँ पे इन्हें घाटा काट के किसी दूसरे स्टॉक में स्विच कर लेना चाहिए। केतकी मैम, ये दिक्कत वाला है क्योंकि आपका आधे से ज़्यादा पैसा जा रहा है, पर फिर भी इस आधे को बचाने की ज़रूरत है, इसको हटा दें पोर्टफोलियो से। आपके लिए भी पिक जो है ना, एक लेकर आता हूँ, एक अच्छी इज्जतदार बड़ी कंपनी। हम सब रिटेल को ना अगर अपने मन से करना भी है ना, तो हमें निफ्टी 50, निफ्टी 100, इसके ज़्यादा बियॉन्ड जाना नहीं चाहिए। अभी ये सब एक्सपर्ट्स का काम है। काकटिया जैसी कंपनी में अगर कोई वैल्यू नज़र आती है, उसे निकालना पड़ेगा, उस पर फिर कन्विक्शन के साथ बैठना पड़ेगा। हम लोग गलत पड़ जाते हैं छोटे स्टॉक्स पे। दीक्षा मैम, अगला सवाल कौन सा? मेरे पास अवंती फीड्स के कुछ शेयर है। अवंती फीड मैंने 7 जून 2021 में खरीदा था, और अभी अवंती फीड मुझे माइनस की वैल्यूएशन दे रही है। सो
जब मैंने खरीदा था उस वक्त 594 रुपीस की थी और अभी 373 की होगी। सो शुड आई होल्ड इट और शुड आई सेल इट? हमने क्यों लिया था इसको? लॉन्ग टर्म के लिए या कुछ ट्रेडिंग वाला स्टॉक है नहीं? वैसे क्यों लिया था हमने? मुझे एक कॉल मिली थी इसके लिए, इसलिए मैंने परचेस किया था लॉन्ग टर्म के लिए। तो मैंने हमें नहीं, ठीक है, कॉल मिली होगी उस टाइम पे, सही भी होगा, लॉजिक बैठ रहे होंगे, पर चीजें परिस्थितियां बदली होंगी। हमें रिव्यू करते रहना चाहिए था। हमने बहुत साल वेट करा, कई महीने वेट करा, और हमने कितना वैल्यू इरोड कर लिया। राजेश सर, क्या करना चाहिए भाई? बहुत पिटा हुआ स्टॉक, श्रिम्प फीड मैन्युफैक्चरर, जिसके लिए ओपनिंग अप से धंधा बहुत खुला, पर मार्जिन्स पे बहुत तगड़ा प्रेशर, डेंट आया था लिटरली। क्या करना है दीक्षा को अब? देखिए, आपने सही कहा, श्रिम्प फीड में है, लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, 6 लाख मेट्रिक टन की कैपेसिटी है। उसके अलावा श्रिम्प प्रोसेसिंग में भी है, थाईलैंड की कंपनी के साथ टाई अप है। अभी आप देखो तो इस तिमाही के नतीजे अच्छे आए थे, 58%, 55-56% के आसपास बॉटम लाइन में जंप देखा गया था। और इस बार के बजट में भी एफएम साहिबा ने श्रिम्प और फिशरीज को 6,000 करोड़ की एक एलोकेशन करी है। मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में नंबर्स और बेहतर आएंगे। जो बीच में मार्जिन्स में प्रेशर था वो सोयाबीन के प्राइसेस बढ़ गए थे, उस वजह से थे। इस वक्त बने रहने की सलाह रहेगी, नई एडिशन ना करें लेकिन बनी रहें। मैम होल्ड करते हैं, इतने लॉस पे निकालना नहीं है। तो राजेश सर का बेसिकली कहना है काफ़ी कुछ का भाव में रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ से मार्जिन प्रेशर्स ईज ऑफ हो रहे हैं, सेंटर का सपोर्ट आ रहा है इस इंडस्ट्री को लेकर, शायद दिन बदलेंगे, होपफुली हमारे लॉसेस रिड्यूस होंगे, फिंगर्स क्रॉस्ड उसके लिए। सुधा मैम, अगला सवाल कौन सा? सर मेरा इन्फो एज है सर, इन्फो एज लिया हुआ है सुधा मैम? हाँ इन्फो एज है सर, 10 शेयर, हाँ 5100 की खरीद है, 15 शेयर, सॉरी 15 शेयर है। बड़े बड़े स्टॉक लिए हैं आपने एकदम, 4,000, हाँ, 5,000 है ना? ठीक है, अच्छा भी कंपनी अच्छी थी, ऐसा नहीं है, समय बदल गया है, न्यू एज कंपनीज टाइप। अभी इसके भी धंधे आर्म्स इन्वेस्टिंग कंपनीज तो वही न्यू एज ही कहेंगे। राजेश सर, इन्फो एज भाई Naukri.com वाली गजब मोमेंटम पकड़ती थी रह रहे के, कन्विक्शन सबका था। कई लोग कहते थे न्यू एज में दाव लगाने से अच्छा है इन्फो एज के थ्रू दाव लगाओ, कोई जोमेटो पॉलिसी बाजार का एक्सपोजर मिलेगा। सब उल्टा पड़ गया है। अच्छा, इनके साथ दिक्कत और है, इनके कोर धंधे का भी रेवेन्यू रन रेट ठंडा पड़ गया। मुझे याद है रिजल्ट का एनालिसिस हम कुछ ही दिन पहले कर रहे थे, 50% प्लस की रेवेन्यू ग्रोथ का मोमेंटम लास्ट 4 क्वार्टर्स का, इस बार रिड्यूस होके वो 50% से सीधे 30-35% के रन रेट पे अब आके खड़ी हो गई है। तो दिक्कत तो दिखने लगी है, स्लो डाउन एविडेंट है। ये खुद ही कह रहे थे आईटी में जब नौकरियां नहीं मिल रही तो इन्फोएज का मेन धंधा तो वही था। अब लेकिन है ऐसा स्टॉक जिसने बहुत कमा के दिया है लोगों को, इंतजार करें सुधा मैम, इसको लेकर व्यू के। डिक्सन से तो आपने एग्जिट करा दिया, वो लॉस जेब में आ गया है, इसका क्या करना है? देखिए, आपने सही कहा कि एक वक्त बहुत अच्छा था इनका। हाँ। Naukri.com जो वेबसाइट है उसमें अब आप देखो तो 80% ट्रैफिक शेयर वहीं पे है। और आईटी में जहाँ के इनका मेन धंधा आता है 36% के आसपास का रेवेन्यू, वहाँ स्लो डाउन और नौकरियाँ जा रही हैं लोगों की, तो वहाँ से थोड़ी दिक्कतें तो हैं। मार्जिन्स में भी प्रेशर है। और इसके अलावा जो इनके इन्वेस्टमेंट्स है जोमेटो पॉलिसी बाज़ार, वहाँ भी हमने देखा है किस तरीके की वैल्यूएशन इरोड होते हुई। इन सब के बीच में मैं समझता हूँ कि जो भी नेगेटिव्स थे इस वक्त डिस्काउंटेड हैं। और इस वक्त हमारा टारगेट इसमें 4200 रुपये का है आने वाले 6 महीने में, तो इन्हें बने रहने की सलाह रहेगी। अरे वाह, तो पूरी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी, ये तो कंफर्म्ड है। 4200 के टारगेट्स हैं, इसको तो मैम सुधा मैम होल्ड करेंगे। अच्छा, जब 4200 है, 3400 पे खड़ा हुआ है, कुछ एवरेज करना है कि छोड़ देने का इस समय एवरेजिंग वाला मामला? देखिए, इस वक्त जो इनकी होल्डिंग्स है ना जोमेटो पॉलिसी बाज़ार, उसको लेके कोई क्लैरिटी नहीं है और लगातार हम देख रहे हैं वहाँ दबाव बना हुआ है। थोड़ी सी भी अगर आईटी सर्विसेज की तरफ से इनके जो नंबर्स आ रहे हैं वो बेहतर आने लग जाएं तो वहाँ पे हमारी हो सकता है कि बाइंग की अपॉर्चुनिटी बने। लेकिन इस वक्त कोई नई बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन रही नहीं है जब तक कि आईटी के क्षेत्र से कोई क्लियर गाइडेंस नहीं मिलता है। मैम सिर्फ होल्ड करेंगे इस समय। होपफुली 4200 के राजेश सर के टारगेट्स हैं, वो आपको शायद स्क्रीन पे देखने को मिले। चलिए, इस नोट पर केतकी मैम, दीक्षा मैम, सुधा मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, अपनी क्वेरीज प्लेटफॉर्म पे रेज करने के लिए। अरे नहीं राजेश सर, 2 चीजें क्विकली, समय खत्म हो गया है। एक तो आईटीसी पे फ्रेश 12 मंथ के प्राइस टारगेट्स,
और दूसरे जिन जिन के आपने लॉस बुक कराए, एक ऐसा स्टॉक जहां पे पैसा डाला जाए अब? देखिए, अगर लंबी अवधि का नज़रिया हो तो पहली पसंद हमारी इस वक्त रिलायंस की रहेगी। वहाँ बहुत सारी स्टोरीज हैं डीमर्जर की कह लीजिए, या उनके जो वर्टिकल्स हैं उनके परफॉर्मेंस की, वहाँ रहनी चाहिए। दूसरी HDFC बैंक, ये दो लार्ज कैप में रहेंगे। मिड कैप में कोई को देखना हो तो जिस तरीके की एलोकेशन केपेक्स पे हुआ है 10 लाख करोड़ का बजट में, उसे देखते हुए मुझे लगता है कुछ सीमेंट कंपनियों पे ध्यान रखना चाहिए, जिसमें डालमिया भारत मिड कैप साइड में अच्छी रहेगी। इवन ग्रासिम पे ध्यान दिया जा सकता है, बहुत ऊपर के लेवल से टूट गया। ये सारे स्टॉक मैं दोबारा दोहरा दूं, बाजार इस वक्त कंसोलिडेशन के मोड में है। कम से कम 9 से 12 महीने के टारगेट के साथ, टाइम होराइजन के साथ ही खरीदें। 9 से 12 महीने का कम से कम टाइम होराइजन। जल्दी क्या है, पैसा बनने लंबी अवधि में तो रखें ना। रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि राजेश सर ने कह दिया है तो प्लीज स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास ही है।